नाज़रीन, किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन और बालान के दरमियान लड़ाई जारी रहती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लड़ाई के दौरान जब सलाहुद्दीन बालान से उसकी असल पहचान पूछते हैं तो वह बताता है कि वह इब्न पोलसान का बेटा है। जब बालान को यह मालूम होता है कि सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन का अमीर है और वह कुद्स की तरफ जाने वाली इस्लामी फ़ौज में शामिल थे, तो उसका रवैया फ़ौरन बदल जाता है। वह गुस्से से कहता है कि जिसने भी सलाहुद्दीन को कुएं में फेंका था उसने बिल्कुल ठीक किया था। फिर वह दावा करता है कि कुद्स तो सलीबियों का ही रहेगा। दूसरी तरफ दरगाम ये समझ जाता है कि दोनों वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वह धमकी देता है कि अगर इन दोनों में से कोई एक मरा नहीं तो दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। इस सूरत हाल को देखते हुए काजी फाजिल फ़ौरन मिस्र की मशहूर संगीतकार शमसा के पास जाते हैं और उससे मदद की दरख्वास्त करते हैं। शमसा, चूंकि खुद भी दरगाम के खिलाफ होती है, इसलिए वह मदद का वादा कर लेती है। इधर सलाहुद्दीन और बालान एक दूसरे को गले से पकड़े होते हैं कि शमसा दरगाम के सामने आती है और ऐलान करती है कि वह उसके लिए गाना गाने को तैयार है। दरगाम ये सुनते ही खुशी से झूम उठता है और फ़ौरन लड़ाई रुकवा देता है। शमसा, जिसने ये कसम खाई थी कि जब तक दरगाम उसे आज़ाद नहीं करेगा वह गाना नहीं गाएगी, अब अपनी सुरीली आवाज़ में गाना शुरू कर देती है। लड़ाई के बाद गुलामों को सराय ले जाया जाता है कि अचानक अलीसा के आदमियों का कुछ सामान ज़मीन पर गिर जाता है। सलाहुद्दीन की नज़र फ़ौरन उस पर पड़ती है, लेकिन सिपाही जल्दी से चीज़ें उठा लेते हैं। आखिरकार गुलामों को सराय पहुंचा दिया जाता है, जहां काजी फाजिल सलाहुद्दीन से मुलाकात के लिए आते हैं। काजी फाजिल अलीसा के सामने दो और ताकतवर गुलाम पेश करते हैं। इन दोनों को देखकर सलाहुद्दीन हैरान रह जाते हैं। वे और कोई नहीं बल्कि करदगीन और यारुकी होते हैं, जो गुलामों का भेष बदलकर सलाहुद्दीन के साथ रहेंगे और आइंदा की मनसूबाबंदी में मदद करेंगे। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए करदगीन और यारुकी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इधर मौके का फ़ायदा उठाते हुए बालान अपनी तलवार उठाकर वहां से फरार हो जाता है। अलीसा फ़ौरन अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है, मगर वे बालान को तलाश करने में नाकाम रहते हैं। दूसरी तरफ काजी फाजिल शीरकू को एक खत लिखते हैं, जिसमें वह बताते हैं कि सलाहुद्दीन मिल चुके हैं और अब वह मिस्र में ही रहेंगे ताकि अंदर से मदद फराहम कर सकें। शीरकू का मकसद ये होता है कि वह मिस्र में मौजूद सलीबी दस्ते को तलाश करके ख़त्म कर दे ताकि दरगाम को हराया जा सके। इधर सराय से फरार होने के बाद बालान दमीर जाने के लिए एक जहाज़ वाले से बात करता है, लेकिन उसे मालूम होता है कि मिस्र में जश्न की वजह से जहाज़ शाही मेहमानों के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। सिर्फ एक बाप बेटा ही हैं जो शायद उसकी मदद कर सकें। जैसे ही बालान बुजुर्ग से बात करने के लिए उनके पास पहुंचता है तो वह उन्हें देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि उसी लड़के का बाप होता है जिसके खून से बालान के हाथ अभी तक रंगे होते हैं। यह मालूम होता है कि जब बालान के वालिद का कत्ल हुआ था तो महल के एक वजीर ने गवाही दी थी कि बालान के मुसलमान दोस्त साले ने उन्हें मारा है। बालान इस कदर गुस्से में था कि वह अपने दोस्त की सच्चाई देख न सका। साले और उसके घरवाले गवाही देते रहे कि वह बेकसूर है, मगर बालान ने एक न सुनी और उसे खंजर मारकर कत्ल कर दिया। इस तरह उसने दुश्मनों के अज़ाइम को पूरा कर दिया। बाद में जब उसे सच्चाई का इल्म हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। अब भी साले का चेहरा उसे रातों को सोने नहीं देता और वह आंखों में आंसू लिए उसके वालिद से माफ़ी की दरख्वास्त करता है। ये देखकर कि बालान अपनी हरकत पर शर्मिंदा है, बुजुर्ग उसे माफ़ करने ही वाले होते हैं कि उनका बेटा बालान को खंजर मार देता है और इस तरह अपने भाई के कत्ल का बदला ले लेता है। दूसरी तरफ करदगीन सलाहुद्दीन को इत्तिला देता है कि काजी फाजिल के जासूसों के मुताबिक सलीबी सिपाही मिस्री फ़ौजियों का लिबास पहनकर हमला करेंगे। ये सुनते ही सलाहुद्दीन समझ जाते हैं कि सलीबी दरिया के किनारे से आएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले अलीसा के सिपाहियों को कश्तियों में मिस्री लिबास रखते देखा था। जब शीरकू को ये खबर मिलती है तो वह फ़ौरन अपने सिपाहियों को दरिया के किनारे तैनात कर देता है। इधर अरफा, अतीजस और बोजोग भी मिस्र की तरफ रवाना हो जाते हैं ताकि अपने दोस्त और अमीर की जंग में मदद कर सकें। दूसरी तरफ काजी फाजिल शमसा को हिदायत देते हैं कि अगले दिन लड़ाई के दौरान किसी बहाने से उठकर बहिराज के करीब जा खड़ी हो और इशारा मिलते ही बहिराज को खोल दे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकलता है, सलाहुद्दीन दूसरे गुलामों को हौसला देते हैं कि अगर वे एक हो जाएं तो गुलामी से निजात पा सकते हैं। सलाहुद्दीन की बहादुरी और वलवला अंगेज़ बातों को सुनकर सब गुलाम उनका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वे सब मैदान में आते हैं, सलाहुद्दीन की नज़र माइल्स पर पड़ती है, जो दरगाम के साथ खड़ा होता है। सलाहुद्दीन को देखकर माइल्स हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि वह अब भी जिंदा है। जैसे ही वह दरगाम को बताता है, सलाहुद्दीन गुलामों को इशारा करते हैं और सब एक साथ मैदान छोड़कर दरगाम के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। शमसा पहले ही चुपके से बहिराज की तरफ जा चुकी होती है। बहिराज के पास सराय का एक आदमी जो काजी फाजिल के लिए काम करता है, शमसा को इशारा देता है। शमसा की सहेलियां करीबी सिपाहियों को बातों में लगा लेती हैं और शमसा मौका पाकर बहिराज खोल देती है।
दूसरी तरफ सलीबी सिपाही सुकून से दरिया पार कर रहे होते हैं कि अचानक सामने से पानी की एक खौफनाक लहर आती नजर आती है। वे फौरन दरिया में छलांग लगा देते हैं, लेकिन पानी की बेरहम मौजों से बच नहीं पाते और सबके सब हलाक हो जाते हैं। शम्सा जब वापस पलट रही होती है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है कि मरने वाले दरगाम के सिपाही नहीं बल्कि सलीबी थे। अपने हम मजहब लोगों को मरा हुआ देखकर शम्सा वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ दरगाम अपनी जान बचाने के लिए महल की तरफ भागता है, लेकिन सलाहुद्दीन और उनके साथी उसका पीछा कर रहे होते हैं। क्या वे दरगाम को मिस्र से भागने से रोक पाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ रहिए।